दूराचारी जज। जीवन के इस छोटे सफर में मैंने क्या कुछ नहीं देखा था। पुलिस हिरासत से फरार अपराधी की मानसिक स्थिति कितनी भयावह होती है, यह मुझसे छिपा नहीं था। एक तरह से इस जीवन को मैं बड़ी मुश्किल से जी रही थी। मेरे सफ़र में एक भी पड़ाव सुखद नहीं आया था। मुझे अब तक कड़वे अनुभव ही हुए थे। मैं कस्बे से काफ़ी दूर उसी शहर में पुनः आ गई थी जहाँ की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर था। आज सुबह से ही मैं अदालत का चक्कर लगा रही थी। जिस जज की अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा था, मैं उसका नाम और पता जानना चाहती थी। आखिर मैंने शाम होते होते उस जज का नाम और पता जान ही लिया। उसका नाम दीवानचंद था और वह अदालत के पास के ही कॉलोनी में रहता था। मैं जज के निजी जीवन के बारे में जानना चाहती थी। वह कैसा है, उसके शौक क्या क्या है, क्या वह इश्क मिजाज है, कभी कोई अपराध किया है या नहीं, वगैरह वगैरह। रात के कोई 12 बजे जब जज के बंगले पर पहुंची तो मुख्य दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा पर हल्की सी थपकी दी। संयोग से दरवाज़ा जज ने आकर खुला। मुझ पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी, वह अचानक ही मुस्कुरा पड़ा। उसके मुंह से शराब और सिगरेट की मिली जुली दुर्गंध आ रही थी। उसकी चुटकी में अभी भी अधजली सिगरेट थी। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही वह चहक पड़ा। जोशी के बच्चे ने पहली बार ढंग का काम किया है। क्या लाजवाब नगीना आज की रात भेजा है। मैं समझ गई। जज अव्वल दर्ज का अय्याश पुरुष है और इसके यहाँ रोजाना ही खूबसूरत और जवान लड़कियाँ आती है। लेकिन यह जोशी का बच्चा कौन है, तुम्हें नहीं पता? अरे वही जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है और जो मेरा पेशकार है। आनंद जोशी ही तो मेरे लिए लड़कियाँ भेजता है। कहते कहते जज हंस पड़ा। अजीब बात है, जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है उसी को तुम नहीं जानती, और जानोगे भी कैसे? उसने तुमसे संपर्क थोड़े ही किया होगा। वह तो इंस्पेक्टर धर्मदास से बोला होगा और इंस्पेक्टर धर्मदास ने किसी जरूरतमंद को यहाँ भेज दिया होगा। आओ अंदर आ जाओ। जज के पीछे मैं अंदर पहुँच गई। क्या बेशकीमती शानदार सजावट थी। बैठक तक पहुँचते पहुँचते मैं फिर से अपने विचारों में खो चुकी थी। अपराधियों की सूची तो बहुत लंबी है। जज, पेशकार, इंस्पेक्टर और भी न जाने कितने ही लोग अपराधी हैं। और मजे की बात यह है कि इनके हाथों में न्याय और कानून व्यवस्था है। मैं यह सोच ही रही थी कि जज ने मुझे घूरते हुए कहा, जीवन का असली आनंद बच्चों के साथ कहाँ है? बीवी बच्चों को दूसरे शहर में छोड़ रखा है। मुँह मांगी रकम भेज देता हूँ, बस उन्हें और क्या चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यह पूछते हुए वह गिलास में शराब उड़लने लगा। बहुत ही महंगी शराब उसके गिलास में गिर रही थी। कितने ही मजबूर और गरीब लोगों की जेबें हल्की करने के बाद उसे इतनी महंगी शराब नसीब हुई थी। मैं बोतल से गिलास में गिरती शराब की पतली धार को देखते ही देखते पुनः खो गई। यह व्यक्ति जो एक जज है, कुर्सी और पद को पाकर भूल गया कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने कितनी कठोर मेहनत की है। इसने शपथ भी खाई होगी कि झूठ का साथ नहीं दूंगा, सच के सिवा कुछ और नहीं सुनूंगा। लेकिन आज इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं यह सोच ही रही थी कि उसने दोबारा वही प्रश्न किया। मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा था। मैं एक खूबसूरत और युवा युवती हूँ। क्या इतना काफ़ी नहीं है? आपके मन में जो आए उस नाम से मुझे पुकार लीजिए, मैंने बड़ी ही अदा और नखरे के साथ कहा। जज एक ही सांस में गिलास की सारी शराब पी गया। फिर मेरी कलाई थामकर बोला, एक दो पैक अगर तुम भी ले लो तो रात और हसीन हो जाएगी। मैंने शराब पीनी छोड़ दी थी, लेकिन आज पीना बहुत ही ज़रूरी था। जज के कंधे पर हाथ रखती हुई चहक पड़ी। वैसे मैं शराब पीती तो नहीं, पर जब आप कह रहे हैं तो आज ज़रूर पीऊँगी। लेकिन पैक आप ही बनाएंगे? बहुत खूब। तुम कितनी चंचल हो। ऐसे लड़कियां जल्दी मिलती कहाँ है? जो भी आती है ठंडी लाश होती है। आज की रात मेरे लिए दिवाली की रात है। जज ने पैक बनाकर मेरी ओर बढ़ा दिया। गले से नीचे उतरते ही शराब ने असर दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन मैं पूरी तरह होश में थी, क्योंकि एक दो पैक से मुझे नशा नहीं बल्कि हल्की सी गुदगुदी भरसी रही थी। जज तो पूरे नशे में था, लेकिन वह भी होश नहीं खोया था। उसकी उम्र यही
कोई 40-45 की थी। मैं सोफे पर आकर अभी बैठी ही थी कि उसने मेरे आगे तले हुए काजू के टुकड़े रख दिए। लो खाओ। फिर उसने भी काजू के 4-5 टुकड़े प्लेट से निकाल लिए। मैंने अभी प्लेट में हाथ डाला ही था कि जस ने टीवी का रिमोट उठाकर उसे चालू कर दिया। मेरी नज़र जैसे ही टीवी स्क्रीन पर पड़ी, मैं अचंभित रह गई, क्योंकि वहाँ तो काफ़ी अश्लील ब्लू फिल्म आ रही थी। शायद उसने मुझे दिखाने के लिए पहले से ही इसकी व्यवस्था कर रखी थी। फिर वह मेरे करीब आकर बैठ गया और मुझे बाहों में भिजते हुए अपने होठों से मेरे गले के आसपास गुदगुदी करने लगा। मैं समझ गई, जज दीवानचंद ने अपने अब तक के जीवन में मासूम, लाचार और गरीब लड़कियों के साथ सिर्फ खेलने का ही काम किया है। तभी मैंने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर होठ रख दिए और धीरे धीरे उसके गाल पर होठ रगड़ते हुए अचानक ही उसके गाल को जबड़े के बीच कसकर दबा लिया। वह पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा, फिर एक झटके के साथ दूर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भय झलक रहा था। मैं हंसती हुई बोली, क्या हुआ जज साहब? शराब तो आपने ही पिलाई थी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें नशा हो गया है, लेकिन मैं नशा उतारना भी जानता हूँ। उसके यह कहते ही मैं आंखें गोल गोल नचाते हुए बोली, कम ऑन डार्लिंग, नशा उतर जाने के बाद मज़ा ही क्या रह जाएगा। आप भी नशे में हैं और मैं भी नशे में हूँ, फिर ऐसे में प्यार आक्रामक होना ही है। आप चाहते भी तो यही थे ना। जज कांपते पैरों से मेरे पास आया और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, प्यार में जानवर बन जाना ठीक नहीं होता है। तुम्हारा प्रेम जताने का तरीका तो किसी भूखी शेरनी जैसा है। उसके यह कहते ही मेरी नज़र फर्श पर पड़े अखबार पर चली गई। मैंने उसे उठाते हुए कहा, देखिए जज साहब, इसमें एक खबर छपी है कि जज ने घूस लेकर एक निर्दोष को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दूसरी खबर है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर ने लाखों की भीड़ से एक लड़के को खींचकर उसके साथ बलात्कार किया। तीसरी खबर है कि मंत्री ने अपने चुनाव क्षेत्र की उस महिला के साथ बलात्कार किया जो उसके पास अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए गई थी। चौथी खबर है, एक अभिनेत्री के साथ प्रधानमंत्री के बेटे ने जोर जबरदस्ती की। पांचवी इंस्पेक्टर ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसकी पत्नी का वह आशिक था। जज साहब, क्या आपकी अदालत में इन मनचले धनाढ्य अपराधियों के लिए कोई दंड की व्यवस्था है? जज हंसने लगा, लगता है तुम में नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तुम पागलों की तरह ये सब क्यों बकी जा रही हो? बेसिर पैर की खबरों का कोई वजूद नहीं होता। वे बड़े लोग हैं, उनका यह शौक है। बलात्कारी शब्द तो यूं ही अखबार में लिख दिया गया है, जबकि वास्तव में उन्होंने किसी के साथ बलात्कार नहीं किया होगा। उसमें उन महिलाओं की ही सहमति अवश्य ही होगी। अदालत तो पैसे वालों की है और आगे भी रहेगी। बहुत खूब जज साहब, यदि कोई निर्धन और साधारण लड़की एक वेश्यालय चलाने वाले मंत्री की हत्या कर दे तो क्या अदालत उसे रिहा नहीं कर सकती कि उसने एक भ्रष्ट और दुराचारी व्यक्ति को मारा है? मैं नशे का नाटक करते हुए ही बोली, मंत्री तो मंत्री होता है, वह भ्रष्ट हो या दुराचारी, उसके पावर और रुतबों में इसमें कोई कमी नहीं आ जाती। मंत्री को दंडित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। वह तो खुला सांड होता है, कहीं भी मुंह मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसके एवज में वह जनता की सेवा भी तो करता है। अदालत में मंत्रियों, रशियों, सेठों, हाकिमों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो तो सकते हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो सकती है। नादान लड़की, कानून अमीरों का सेवक होता है। तुम्हें भला कानून और अपराध से क्या काम? यह कहते कहते दीवानचंद मुस्कुराया, फिर आकर मुझे चूमने लगा। मैं खड़ी खड़ी सोच रही थी, दीवानचंद जिस्म का भूखा है और मेरे आशिक तो यही सोचते हैं कि वे मुझे लूट रहे हैं, और मैं सोचती हूँ कि उनके साथ मैं बलात्कार कर रही हूँ, और यह सच है। मैं एक झटके से पीछे हटी और पलंग पर जा बैठी। जज साहब, यह अदालत का कोई मुकदमा नहीं है जहाँ सिर्फ आपका ही ऑर्डर चलेगा। मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए, इन खेलों में तो धरपकड़ का ही मजा है। मेरे यह कहते ही दीवानचंद एक कुशल खिलाड़ी की तरह हंसा, फिर पलक झपकते ही पलंग पर चढ़ आया।
अब तक मैं भागकर बालकनी में भाग गई थी। दीवानचंद पलंग पर खड़े खड़े ही बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वह वहाँ से कूद कर मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैं बिजली की तरह वहाँ से भागी और बरामदे में आकर खड़ी हो गई। दीवानचंद बरामदे में एक कोने में खड़ा खड़ा हाँफ रहा था। उसके चेहरे पर थकान के भाव थे। मैं सोचने लगी, अब दीवानचंद की मर्दांगी की खबर लेनी चाहिए। इसका मान मर्दन आज मैंने नहीं किया तो यह शैतान न जाने अभी कितनों को ही बर्बाद करेगा। उसके पास आ खड़ी हुई और उसके होठों पर होठ रख कर बोली, आप कैसे हैं जज साहब? आखिर आप मुझे पकड़ नहीं पाए। चलिए मैं माफ़ कर देती हूँ। देख लीजिए मैं कितनी उदार हूँ। क्या आप किसी मुजरिम को माफ़ कर सकते हैं? जज के चेहरे पर एक अजीब सी तृष्णा के भाव पसर आए थे। वह मेरे साथ बेडरूम में आए और बोला, सच सच बताना, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारी हर बात में कानून अदालत का नाम आना मुझे अच्छा नहीं लगता है। जज साहब, यह शराब के नशा का प्रभाव है। मैं देख रही हूँ आप पहले की तरह जोशीले नहीं लग रहे हैं। आप अचानक ठंडे कैसे पड़ गए? आइए ना प्लीज। मैंने यह कहते हुए दीवानचंद को अपनी ओर खींच लिया। वह आने को तो मेरी बाहों में आ गया, पर इस तरह जैसे कोई नपुंसक झिझकता सहमता किसी स्त्री को बाहों में आता हो। यही तो मैं चाहती थी। उसके आंखों में दहशत थी। आइए आगे बढ़िए। आपको तो पर स्त्री देह का स्वाद चखने में आनंद आता है। जज दीवानचंद स्वयं को शायद इसके लिए तैयार न कर पा रहा था। वह मुझे अपलक घूरते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, हसीन हो, पर स्त्री सुलभ गुणों से संपन्न नहीं हो। क्या करूं जज साहब, मुझ में पुरुष सुलभ गुण आ गए हैं। पुरुषों में स्त्रियों से खेलने का शौक ही इस कदर बढ़ गया कि मजबूरन स्त्रियों को भी मर्द बनना पड़ता है। आप ठंडे पड़ गए हैं, मुंह लटकाए खड़े हैं तो मुझे भी मज़ा आ रहा है। जज दीवानचंद के कानों में मेरे शब्द जैसे ही पड़े वह शक भरी नज़रों से मुझे घूरने लगा। फिर वह मोबाइल उठाकर नंबर डायल करने लगा। मैं समझ गई यह किसका नंबर डायल कर रहा है। मैं इसके लिए पहले से ही तैयार थी। झटके से मैंने उसके हाथ से मोबाइल लपक लिया। जज साहब इंस्पेक्टर से बात करने जा रहे थे ना? उससे मेरे बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है। अपने बारे में मैं खुद ही बता सकती हूँ। जज साहब, मैं वही लड़की हूँ जिसने गृह मंत्री की हत्या की थी। मैं वही लड़की हूँ जिसने खिलाफ मुकदमा आपकी अदालत में है। मैं वही लड़की हूँ जो पुलिस हिरासत से फरार है। तुम वही लड़की हो? जज दीवानचंद की घिन्नी सी बंद गई। हाँ, मैं वही लड़की हूँ। क्या तुम अपराधी नहीं हो? तुम्हें लड़कियों से खेलने का गंदा शौक है। शराब तुम पीते हो, घूस तुम लेते हो, बीएफ तुम देखते हो। निर्दोष मुजरिम को घूस लेकर तुम दोषी करार देते हो और अपने परिवार को भी छल रहे हो। सारे अपराध तो तुमसे ही शुरू होते हैं और तुम पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। फिर तुम्हें सजा कौन देगा? तुम जज हो, तुम्हें कोई सजा नहीं देगा। तुम ऐसा गलत सोचते हो। मैं तुम्हें सजा दूंगी। मैं यह कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे एक ऐसा जज सजा दे या एक ऐसे जज के सामने अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़े जो खुद एक अपराधी हो। इसमें मेरी बेइज्जती है। यह कहते हुए मैंने अपनी पिस्तौल उसकी ओर तान दिया। नहीं, तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकती हो। क्यों नहीं ले सकती हूँ? तुम कानून के रखवाले हो इसलिए कानून को हाथ में लोगे और मैं एक आम नागरिक हूँ इसलिए कानून को हाथ में नहीं ले सकती। जज दीवानचंद, लोग कानून को अंधा कहकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कानून अंधा नहीं बल्कि कानून के रखवाले अंधे हैं। भ्रष्ट, बेईमान, चोर, मक्कार और दोगले हैं। तुम जैसे लोगों ने ही कानून को अंधा बना रखा है। यह कहते कहते मैंने उसके सीने पर गोली चला दी। वह फर्श पर गिरकर छटपटाने लगा। उसके सीने से खून के बुलबुले से फव्वारे की शक्ल में फूट पड़े। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस मुझ पर बंदूक ताने खड़ी थी। मुझे जितना जीना था उतना ही जी चुकी थी। जीवन मृत्यु के बीच का फासला मिट गया था। पिस्तौल एक तरफ फेंककर मैंने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। मेरे मन में कोई भय नहीं था क्योंकि मैंने जिन्हें मारा था वे लोग अपराधी ही नहीं थे बल्कि अपराधियों के गड़े थे। मैं चुपचाप पुलिस जीप में जाकर बैठ गई।